हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूनिक इलेक्ट्रिक क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें दोस्तों आप देखेंगे कि 80 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों, इन क्वेश्चन आंसर में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो 2014 के यूपी पिछले एग्ज़ाम में आए थे। मैंने खुद वो एग्ज़ाम दिया था, इसलिए मुझे याद है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आने वाले आपके इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगा दोस्तों ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। वोल्ट मीटर को किस सर्किट में जोड़ा जाता है? तो दोस्तों देखिए, वोल्ट मीटर को सर्किट के पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एम्पियर मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो दोस्तों, एम्पियर मीटर को सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि एम्पियर मीटर सर्किट का करंट नापता है और वोल्ट मीटर सर्किट का वोल्टेज नापता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे पॉइंट को आपने समझा होगा। लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। किसी सर्किट में यदि रेजिस्टेंस का मान स्थिर है और वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो करंट पर दोस्तों क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों, करंट भी उसी अनुपात में बढ़ेगा दोस्तों ये ओम्स लॉ है। अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाए और रेजिस्टेंस अगर स्थिर हो, कांस्टेंट हो, तो करंट भी दोस्तों उसी अनुपात में बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं दोस्तों। डीसी सीरीज सर्किट में कुल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? गौर कीजिए दोस्तों, सीरीज सर्किट यहाँ बोल रहा है, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस के मान के गणितीय योग के बराबर होता है। सीरीज सर्किट दोस्तों, जैसे पहले रेजिस्टेंस का लास्ट सिरा दूसरे के पहले में और दूसरे का लास्ट सिरा तीसरे के पहले में जुड़ा जाए दोस्तों, तो इसको सीरीज बोलते हैं। इनमें कुल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं दोस्तों? मान लीजिए एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है और ऐसे ही 4 रेजिस्टेंस जुड़े हुए दोस्तों, तो 4 दूना 8 ओम टोटल रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वोल्टेज ड्रॉप की क्वालिटी क्या होती है? तो दोस्तों, रेजिस्टेंस से बहने वाली करंट की दिशा दर्शाता है। वोल्टेज ड्रॉप दोस्तों रेजिस्टेंस से बहने वाली करंट की दिशा दर्शाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्येक सर्किट के समानांतर वोल्टेज ड्रॉप का योग किसके बराबर होता है? तो दोस्तों यह होता है सर्किट में दी जाने वाली वोल्टेज सप्लाई के बराबर। ठीक है दोस्तों, मतलब टोटल सप्लाई हमने कितना दिया है और जो सर्किट में जो लोड लगा हुआ है दोस्तों वो कितना वोल्टेज खा रहा है, उनका योग दोस्तों जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और दी जाने वाली टोटल वोल्टेज दोनों बराबर होता है दोस्तों। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। सीरीज सर्किट में अधिक वोल्टेज ड्रॉप कौन सा रेजिस्टेंस करता है? तो दोस्तों अधिक मान वाला रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों एक सर्किट में बल्ब भी लगा है, हीटर भी लगा है, प्रेस भी लगा है, तो दोस्तों सबसे अधिक मान वाला रेजिस्टेंस वाला ही अधिक वोल्टेज ड्रॉप करेगा दोस्तों। जैसे हीटर है, हीटर अधिक वोल्टेज ड्रॉप करेगा। आ लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। किसी रेजिस्टेंस के समानांतर वोल्टेज या पोटेंशियल एनर्जी अंतर को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो बल्ब 40 वाट और 100 वाट सीरीज सर्किट में लगे हुए हैं, कौन सा बल्ब अधिक रोशनी देगा? तो दोस्तों इसका आंसर है 40 वाट। ठीक है दोस्तों, 40 वाट का जो बल्ब है दोस्तों अधिक रोशनी देगा। इसका दोस्तों 40 वाट का इसका दोस्तों रेजिस्टेंस दोस्तों कम होगा इसका 40 वाट वाले का, सॉरी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा दोस्तों। और जो 100 वाट का है दोस्तों इसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा फ्लो होगा। इसलिए ये 100 वाट की दोस्तों ऊर्जा खपत ज़्यादा है और 40 वाट की ऊर्जा खपत कम है, तो 40 वाट का बल्ब अधिक प्रकाश देगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। 1 मिलियन और 1 मेगा ओहम में दोस्तों गलती से होम लिख दिया गया है। ओहम के रेजिस्टेंस समानांतर क्रम में जुड़े हैं, यानी पैरेलल में जुड़े हैं दोस्तों। इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो दोस्तों क्योंकि
1 मिलियन दोस्तों और 1 मेगा ओम। तो मिलियन में दोस्तों 10 लाख होते हैं दोस्तों, और मेगा में भी 10 लाख होते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है ये, क्योंकि पैरेलल में लगाया दोस्तों तो एक रेजिस्टेंस का आधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक दोनों रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं, दोनों पैरेलल में लगे हैं दोस्तों, तो दोनों का टोटल रेजिस्टेंस 0.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं दोस्तों कि भट्टियों का तापमान ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है पायरोमीटर। याद कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। किसी कंडक्टर में पैदा गर्मी किसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो दोस्तों यह है करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, करंट बहाने वाले कंडक्टर में गर्मी क्यों पैदा होती है। तो आयनीकरण एवं इलेक्ट्रॉनों के आपसी टक्कर के कारण। दोस्तों करंट फुल होगा तो इलेक्ट्रॉन उस करंट के रूप में इलेक्ट्रॉन चलते हैं दोस्तों, उनके आपसी टक्कर की वजह से ये गर्मी पैदा होती है। करंट बहाने वाले कंडक्टर में गर्मी पैदा होने का ज्ञात करने का फार्मूला। गर्मी पैदा होने को जो दोस्तों कौन से फार्मूला से ज्ञात किया जाता है, तो वो है दोस्तों 0.24 गुना I²RT। ठीक है दोस्तों, आई मतलब करंट है दोस्तों, आर मतलब रेजिस्टेंस है, टी मतलब टाइम है, यानी कितने समय तक करंट गुजारा जा रहा है दोस्तों, उसमें से गुजर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। हीट ट्रांसफ़र की 3 विधियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों हीट ट्रांसफ़र की 3 विधियाँ हैं, इंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में आइए समझते हैं। कंडक्शन, इसके माध्यम से दोस्तों ठोस गर्म होता है। कन्वेक्शन, दोस्तों इसके माध्यम से द्रव गर्म होता है। एंड रेडिएशन, इसके माध्यम से दोस्तों गैस गर्म होता है। इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं चालन, संवहन और विविकरण। आपने पढ़ा होगा दोस्तों। इन्हीं तीनों माध्यमों से दोस्तों ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है दोस्तों। यानी कोई पदार्थ गर्म होता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, हीट एनर्जी को नापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों देखिए किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं, शुद्ध धातु में रेजिस्टेंस का कंडक्टर की लंबाई का क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे रिलेटेड पेपर में कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाता है। तो दोस्तों कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने से शुद्ध धातु का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों 1 मीटर तार का 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो 5 मीटर तार का 5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। लंबाई बढ़ाने से दोस्तों रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं, एक तार का रेजिस्टेंस 2 ओम है, समान धातु से बनी तार की लंबाई 2 गुना और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 गुना है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो दोस्तों 2 ओम ही होगा। कारण क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि रेजिस्टेंस दोस्तों लंबाई के समानुपाती और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के विलोमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए लंबाई 2 गुना बढ़ी दोस्तों, तो उसकी मोटाई भी 2 गुना बढ़ गई, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यों का त्यों ही रहेगा दोस्तों, यानी 2 ओम। आइए क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट का तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है। इसका उत्तर है दोस्तों तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट मतलब यहाँ बैटरी की बात कर रहा है, जो 12 वोल्ट का बैटरा वगैरह होता है घर में, उसका दोस्तों जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा उसमें गर्मी पैदा होगी, उससे उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु का टेम्परेचर को एफिशिएंट नापने की यूनिट क्या है। तो दोस्तों ओहम प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से कितने ओम रेजिस्टेंस बढ़ता है दोस्तों, यही इसकी यूनिट है, ओम प्रति डिग्री सेल्सियस। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं कि सीरीज सर्किट में एक रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बाकी रेजिस्टेंस पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों क्योंकि सीरीज सर्किट है और शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ना कि ओपन सर्किट, तो दोस्तों बाकी बचे रेजिस्टेंस अधिक वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों
4 बल्ब 25-25 वाट के 25-25 वोल्ट के दोस्तों 4 बल्ब लगे हुए हैं सीरीज में, उनको 100 वोल्ट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगर एक बल्ब उसमें फ्यूज हो जाए तो 3 बल्ब भी यूज़ कर 3 बल्ब को ही 100 वाट की 100 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, यानी लगभग 33 वोल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जो शेष बचे रेजिस्टेंस है दोस्तों, उनको ही टोटल वोल्टेज ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शॉर्ट सर्किट में यदि एक रजिस्टर का मान बदल दिया जाए तो सर्किट में लगे अन्य रेजिस्टेंसों से बहने वाले करंट पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, रेजिस्टेंसों में से बहने वाले करंट का मान भी बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों दोस्तों, रजिस्टर का मान बदला है इसलिए रेजिस्टेंसों में से बहने वाले करंट का मान भी बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पैरेलल सर्किट में कुल पावर खपत किसके योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, अलग अलग सर्किटों में हो रहे विद्युत खपत के योग के बराबर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मान लीजिए हमारा एनर्जी मीटर है, वो टोटल विद्युत खपत नापता है, लेकिन किसका विद्युत खपत दोस्तों टोटल नापता है, जो हम कमरे में पंखा, टीवी, हीटर जो यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, उसका विद्युत खपत नापता है। उन सबका विद्युत खपत का योग दोस्तों हमारा एनर्जी मीटर बताता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ने से सर्किट की पावर खपत पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, सर्किट की पावर खपत भी बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों घर में मान लीजिए 3 बल्ब लगे हुए हैं, अब उसमें दोस्तों एक और आप बल्ब लगा देंगे तो क्या होगा, पावर खपत बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब दोस्तों क्या, लोड होता है। लोड में हीटर, प्रेस, पंखा कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। समानांतर सर्किट में रेजिस्टेंस का कुल मान सदैव सबसे कम मान वाले रेजिस्टेंस से होगा। क्या वो दोस्तों, कम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मान लीजिए पैरेलल में दोस्तों रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक 6 ओम का, एक 4 ओम का, एक 2 ओम का, तो दोस्तों उसका टोटल रेजिस्टेंस सबसे कम मान वाला रेजिस्टेंस यानी 2 ओम से भी कम होगा दोस्तों। अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 6 ओम, 4 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगे दोस्तों, उसका टोटल अगर निकालेंगे आप फॉर्मूला लगा के, तो उसका आंसर 2 ओम से भी कम आएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। पैरेलल सर्किट में और रेजिस्टेंस जोड़ने से कुल रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका उत्तर रहेगा कुल रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, पैरेलल सर्किट में अगर और रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए दोस्तों तो कुल रेजिस्टेंस घटेगा, ध्यान रखिएगा। डीसी जनरेटर बैटरी की पोलैरिटी ज्ञात करने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मूविंग कॉइल मीटर है, इसके बारे में आगे चल के आप पढ़ेंगे। मूविंग कॉइल मीटर डीसी जो यंत्र है दोस्तों, उस पर ये प्रयोग होता है। एक होता है मूविंग आयरन मीटर, वो दोस्तों एसी और डीसी दोनों पे उसे यूज करते हैं। किलोवाट बड़ा है या एचपी। तो दोस्तों किलोवाट बड़ा है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और एचपी में 746 वाट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 100 वाट के हीटर को 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाएगा, इसके द्वारा लिया गया करंट कितना होगा। तो दोस्तों 5 एम्पियर होगा। फॉर्मूला है दोस्तों, ये P बराबर V इंटू आई होता है दोस्तों। तो आई तो वहीं रह जाएगा दोस्तों, और P के नीचे वोल्ट आ जाएगा, V आ जाएगा, तो 200 पंजे 1000। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वह पंप जो निम्न स्थानों से उच्च स्तर पर पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि एक ब्रिटिश हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों 746 वाट। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश में 746 वाट होते हैं और मैट्रिक में 735.5 वाट होते हैं दोस्तों। दोनों क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक और हॉर्स और ये ब्रिटिश का फ़र्क है दोस्तों। एफिशिएंसी क्या है। तो दोस्तों आउटपुट बटे इनपुट गुना 100 इसलिए दोस्तों क्योंकि एफिशिएंसी परसेंट में निकाली जाती है। आउटपुट बटे इनपुट मीन्स दोस्तों इनपुट कितना दिया जा रहा है मशीन को, और आउटपुट वो क्या दे रहा है, वो दोस्तों उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। डायनमो क्या होता है। डायनमो एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
तरल पदार्थ में स्थिर चार्ज कहाँ होता है? तो दोस्तों तरल पदार्थ में स्थिर चार्ज ऊपरी सतह पर होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। लैंप लोड की दशा में जब एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाएं तब लोड का कुल रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों क्योंकि यहाँ लैंप लोड की दशा में जब एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाए तब लोड का कुल रेजिस्टेंस पर क्या असर? दोस्तों कुल रेजिस्टेंस घटता है। दोस्तों पहला सर्किट की बात कर रहा है, घर में जैसे लगे रहते हैं 2-4 बल्ब लगे रहते हैं दोस्तों, उसके बारे में कह रहा है कि अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाए तो लोड का कुल रेजिस्टेंस दोस्तों घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो दोस्तों 100 बटे 250 P बटे V है दोस्तों फार्मूला। तो इसका जो है दोस्तों 0.4 ओहम। ठीक है दोस्तों, एक रेडियो स्टेशन 10 मेगाहर्ट्ज पर कार्य कर रहा है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी? दोस्तों 30 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। अल्टरनेटिंग करंट की सर्किट में क्या समय के साथ बदलता है? दोस्तों करंट की दिशा और मान अल्टरनेटिंग करंट में दोस्तों AC का, इसका मतलब AC होता है दोस्तों। इसमें करंट की दिशा और मान एक टाइम समय के बाद बदलता रहता है। DC सर्किट में क्या समय के साथ नहीं बदलता? दोस्तों देखिए, करंट की दिशा और मान समय के साथ नहीं बदलता। DC का मतलब है डायरेक्ट करंट, इसकी पोलैरिटी स्थिर रहती है दोस्तों, बदलती नहीं है। ये है क्वेश्चन दोस्तों जो इसके बारे में बात कर रहा था। 2014 में दोस्तों ये आया था UPPCL के एग्ज़ाम में। एक छत का पंखा A बाहरी आवरण घूम रहा है और पंखा B का बीच का रोटर घूम रहा है, इससे आप क्या अनुमान लगाएंगे? तो दोस्तों इससे ये पता लगता है दोस्तों कि A एक AC पंखा है जो हमारे घरों में लगा रहता है और B एक DC पंखा है दोस्तों। ये भी आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों, या फिर रेलवे में दोस्तों जो ट्रेन के डब्बे में लगा रहता है वो DC पंखे होते हैं। एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं, तो यह किस प्रकार की सप्लाई है? दोस्तों तो अगर टर्मिनल के पास बुलबुले बन रहे हैं तो वह DC सप्लाई है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43। एक पानी से भरी बाल्टी में 2 तार डालकर करंट प्रवाहित होने से पानी बिना बुलबुले के गर्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे हमें सप्लाई के बारे में क्या पता चलता है? तो दोस्तों यह एक AC सप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। जब हम एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब धीरे धीरे बंद होता है, तो यह किस प्रकार की सप्लाई हो सकती है? तो दोस्तों यह एक DC सप्लाई होगी दोस्तों। ये पॉइंट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे बंद हो तो ये DC सप्लाई है। उपरोक्त केस में यदि बल्ब तुरंत बंद हो जाए तो ये किस प्रकार की सप्लाई हो सकती है? तो दोस्तों यह AC सप्लाई हो सकती है। अगर तुरंत बंद हो जाए तो AC सप्लाई है, और अगर धीरे धीरे बंद हो दोस्तों तो DC सप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 46 लेते हैं। टंगस्टन फिलामेंट लैंप का रेजिस्टेंस सप्लाई वोल्टेज देने के साथ क्या होता है? तो दोस्तों सप्लाई वोल्टेज देने के साथ टंगस्टन का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों सप्लाई वोल्टेज देने से गर्मी पैदा होती है, जिसके कारण रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। लोड स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग पैदा करता है, क्यों? तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोड स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि सर्किट में अधिक इंडक्टेंस होता है। मीन्स दोस्तों सर्किट में कोई कॉइल वाली कोई लोड लगा हुआ है जिसमें कॉइल बना हुआ है दोस्तों। कॉइल वो एक चार्ज इकट्ठा करता है जो स्विच ऑफ करने के बाद दोस्तों वो वापस वो वोल्टेज देता है, जो कि स्विच के पास आकर स्पार्क के रूप में ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों। सर्किट में विद्युत करंट प्रभावित होने से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? थर्मल इफेक्ट। मीन्स दोस्तों हीट पैदा होती है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी सर्किट से करंट प्रभावित होता है दोस्तों तो उसमें गर्मी पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए कौन सा सप्लाई चाहिए? दोस्तों देखा ही होगा आपने, आपके घर में छोटी छोटी रेडियो, पहले रेडियो हुआ करता था जो सेलो से या दोस्तों 6 वोल्ट सप्लाई पे चलता था, तो दोस्तों उसी के बारे में पूछ रहा है ये, कम वोल्टेज DC सप्लाई। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कब कम होता है? तो दोस्तों देखिए, जब सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो।
जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो सर्किट में ज़्यादा करंट चलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। एक अच्छे कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन बातों पर निर्भर करता है? तो दोस्तों विशिष्ट तापमान पर एक समान रहता है और कंडक्टिंग पदार्थ पर निर्भर करता है। दोस्तों देखिए क्या पूछ रहा है कि अच्छे कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों तापमान पर तो रेजिस्टेंस निर्भर करता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, मीन्स तांबा है कि एल्युमिनियम है कि चांदी है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। एक कंडक्टर के समानांतर वोल्टेज देने पर करंट किन अवस्थाओं में बढ़ेगा? तो दोस्तों करंट किन अवस्थाओं में बढ़ेगा दोस्तों, तो यह कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब दोस्तों अगर कंडक्टर की मोटाई बढ़ा दी जाए तो उसकी करंट लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी दोस्तों, यानी करंट भी बढ़ जाएगा उसका। यदि 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस समानांतर में जुड़े हैं तब उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है, अगर दोनों सेम है दोस्तों, रेजिस्टेंस भी और उनकी संख्या भी, तो एक रेजिस्टेंस बटे में रेजिस्टेंसों की संख्या दोस्तों, तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बटे में रेजिस्टेंसों की संख्या, तो 10 बटे 10 हो जाएगा दोस्तों, तो 1 ओम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं दोस्तों। 60 वाट 230 वोल्ट लैंप को यदि 250 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए तब क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ गौर कीजिए, 230 वोल्ट को के बल्ब को दोस्तों 250 वोल्ट दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात दोस्तों अधिक प्रकाश देगा, 230 वोल्ट की सप्लाई से अधिक प्रकाश देगा। जैसा कि दोस्तों घरों में आपने देखा होगा, आपके घर में लगे बल्ब कभी थोड़ा डिम हो जाते हैं, कभी थोड़ा तेज हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। वोल्टेज थोड़ा कम ज़्यादा होने की वजह से बल्बों की रोशनी भी कम ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। जब एक हीटर का तार जल जाता है और जले हुए भाग को हटाकर हम दोबारा हीटर चालू करते हैं तब हीटर की पावर खपत पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों देखिए हीटर का पावर बढ़ जाता है। अब दोस्तों देखिए कैसे बढ़ जाता है। हीटर का तार का दोस्तों एक रेजिस्टेंस होता है, अगर उसमें से तार का कुछ काट दिया जाए अंग, कुछ टुकड़े दोस्तों काट दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो दोस्तों रेजिस्टेंस घट जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, करंट ज़्यादा लेगा। करंट ज़्यादा लेगा मतलब दोस्तों पावर खपत बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ बता रहा है दोस्तों, हीटर का पावर बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस के नियम के अनुसार दोस्तों गौर कीजिएगा, रेजिस्टेंस के नियम के अनुसार क्या आर बराबर दोस्तों होता है पी एल और दोस्तों उसके बटे में ए। अब देखिए दोस्तों इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस बराबर होता है दोस्तों पी, मतलब दोस्तों टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा दोस्तों, और तार की लंबाई बढ़ेगी दोस्तों, एल मतलब लंबाई, तब भी इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और दोस्तों बटे में ए है, ए मतलब एरिया दोस्तों, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाया जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब इसका रिवर्स प्रोपोर्शनल है दोस्तों, उल्टा है इसका, एरिया रेजिस्टेंस का रिवर्स प्रोपोर्शनल है दोस्तों। और पी और एल दोस्तों इसके समानुपाती है, मतलब प्रोपोर्शनल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। किस धातु का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0 है? दोस्तों मैग्नीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैग्नीन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0 है, मतलब दोस्तों उसका टेम्परेचर का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए 0 है दोस्तों ये। दो समान वैल्यू वाले रजिस्टरों को समानांतर में जोड़ने पर उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? सॉरी दोस्तों ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस कितना होता है? तो दोस्तों दो समान वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात दोस्तों एक रेजिस्टेंस का आधा हो जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू के दो लगे हुए हैं तो आधा हो जाएगा दोस्तों। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? तो 10 की पावर दोस्तों नोट कीजिएगा, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -5 ओम सेंटीमीटर होता है। सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों दोनों ये। 10 की पावर -3 से 10 की पावर -7 ओम सेंटीमीटर होता है। नाइक्रोम वायर का अधिकतर प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? हीट कॉइल बनाने में। जैसे दोस्तों देखा आपने हीटर में और प्रेस में नाइक्रोम का कॉइल ही यूज होता है, ये सोल्डरिंग आयरन वगैरह में जहाँ भी गर्मी की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 62 लेते हैं।
कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पर तापमान का क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों पहले मैं बता चुका हूँ कि तापमान बढ़ने से बहुत कम बढ़ता है। कंडक्टर जो है दोस्तों, तापमान बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस बहुत कम बढ़ता है दोस्तों। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा है? तो दोस्तों नेगेटिव है। नेगेटिव दोस्तों आइए इसके बारे में समझाता हूँ कि मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर इनका रेजिस्टेंस दोस्तों घटता है। जैसे कार्बन एक सेमीकंडक्टर है दोस्तों। रेजिस्टेंस बढ़ने पर उसका तापमान बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस घटता है दोस्तों, उल्टा मतलब काम करता है, इसलिए ये नेगेटिव होता है। जिन धातुओं का दोस्तों बढ़ता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है जिन धातुओं का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों। कॉपर के तार का लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है? तो देखते हैं तार का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मेटल है, मेटल का है दोस्तों, तब लंबाई बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। फ्यूज वायर कैसा होता है? कम गलनांक एवं अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फ्यूज वायर कैसा मतलब कम गलनांक दोस्तों, मतलब जल्दी ही गल जाए, ये नहीं कि दोस्तों कि तार में आग लग जाए और ये गले ना, जल्दी गल जाए दोस्तों। और अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स दोस्तों इसका तापमान दोस्तों, इसके रेजिस्टेंस पर दोस्तों तापमान का असर नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मीन्स इसका रेजिस्टेंस एक समान रहे, मौसम पर ज़रा असर ना पड़े दोस्तों, ये नहीं कि बढ़ रहा है घट रहा है दोस्तों टेम्परेचर के अनुसार। आज लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। कार्बन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा है? दोस्तों नेगेटिव होता है कार्बन का, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये तापमान बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है दोस्तों, नेगेटिव होता है। रेजिस्टेंस का विलोम क्या है? दोस्तों कंडक्टेंस, चालकता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 68। जब कार्बन फिलामेंट लैंप के द्वारा करंट प्रवाहित होता है तब फिलामेंट का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है दोस्तों। किसकी वजह से कम होता है दोस्तों? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के कारण। नेगेटिव ऊपर आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, कार्बन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 69। यदि एक केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 200 मेगा ओम प्रति किलोमीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, तब 250 मीटर लंबे केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा? दोस्तों 800 मेगा ओम होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक देखिए दोस्तों एक केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 200 मेगा ओम प्रति किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो 250 मीटर लंबे केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा? ये दोस्तों इनका रिवर्स प्रोपोर्शनल है दोस्तों। 250 मीटर दोस्तों, ये 1 किलोमीटर का 200 मेगा ओम है दोस्तों, तो देखिए 250 मीटर मतलब किलोमीटर का चौथा हिस्से पे ये 4 गुना बढ़ गया दोस्तों, यानी रेजिस्टेंस यहाँ इसकी लंबाई के रिवर्स प्रोपोर्शनल है दोस्तों, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है रिवर्स प्रोपोर्शनल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस धातु की सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है? मतलब दोस्तों किस धातु का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है? तो वह है चांदी। यदि एक 100 वाट 100 वोल्ट लैंप के सीरीज में 40 वाट 100 वोल्ट लैंप बल्ब सीरीज में जोड़कर 200 वोल्ट सप्लाई दी जाए तब क्या होगा? दोस्तों दोनों बल्ब पूरा जलेंगे। कारण क्या है दोस्तों? पहला बल्ब भी 100 वोल्ट का है और 40 वाट का बल्ब भी 100 वोल्ट का है, दोनों बल्ब भी 200 वाट के हैं। अगर इनको सीरीज में जोड़ा जाए दोस्तों तो 200 वोल्ट की सप्लाई इनको दिया जा सकता है, इसमें बल्ब फ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, दोनों बल्ब ही पूरे प्रकाश देंगे। 100 वाट और 40 वाट के बल्ब की समान वोल्टेज रेटिंग है, कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा? दोस्तों ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे फ़ोन लिखा हुआ है, कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा? 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा। दोस्तों इसको समझिएगा क्या कह रहा है, कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा? दोस्तों जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा, अगर किसी बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा तो वो कम जब होगा दोस्तों जब उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो 100 वाट के बल्ब का दोस्तों 100 वाट के बल्ब का दोस्तों रेजिस्टेंस कम है, इसलिए करंट ज़्यादा लेगा। सॉरी दोस्तों 100 वाट और 40 वाट के बल्ब, तो दोस्तों देखिए क्योंकि समान वोल्टेज रेटिंग है, फ़ोन के बल्ब कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा? दोस्तों 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा। कम क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि ये करंट अधिक लेगा 100 वाट का, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम होगा दोस्तों।
आइए देखते हैं दोस्तों 73। ओम के नियम का एक शर्त है दोस्तों, क्या शर्त है? तापमान कांस्टेंट चाहिए दोस्तों। ओम का नियम तभी लागू होता है जब तापमान स्थिर रहे, ना कि परिवर्तनशील। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ओम के नियम अनुसार दोस्तों करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है। पोटेंशियल बढ़ने पर ईएमएफ के चिन्ह किस पर निर्धारित सॉरी दोस्तों देखते हैं। पोटेंशियल बढ़ने पर ईएमएफ का चिन्ह किस पर निर्धारित करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 76। तापमान बढ़ने से इंसुलेशन या धातु के रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है? तो इसको देखते हैं दोस्तों। सामान्य से रेजिस्टेंस घट जाएगा, मतलब जो सामान्य रेजिस्टेंस दोस्तों उससे इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। किसका दोस्तों? इंसुलेटर का। गौर कीजिएगा, इंसुलेटर दोस्तों तापमान बढ़ाएंगे इंसुलेटर का दोस्तों तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। किस तापमान पर एल्यूमिनियम सुपर कंडक्टर बन जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। -228.2 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। एनील्ड कॉपर कितने डिग्री सेल्सियस पर 100% कंडक्टेंस देता है? तो दोस्तों 234.5 डिग्री सेल्सियस पर 100% कंडक्टेंस देता है। 79। पावर सर्किट में प्रयोग होने वाले रजिस्टर कैसे होते हैं? दोस्तों वायर वाउंड रजिस्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं दोस्तों। शुद्ध धातु का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, इसलिए इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव। मैंने पहले ही बताया था, जिसका तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा जिस धातु का, वह पॉजिटिव है दोस्तों। और जिस धातु का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने पर घटता है वह है नेगेटिव, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट दोस्तों नेगेटिव होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन मेरे द्वारा लाए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत से आपके लिए समय निकाल के आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आते हैं। पिछले 2 दिन से दोस्तों मैंने कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। ठीक है दोस्तों, आज समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बगल में घंटी का बटन दोस्तों उसे भी दबाइएगा, ताकि आपका प्यार और विश्वास यूं ही मेरे चैनल में बना रहे दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।